नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आज हम आपको दिखाएंगे 4 बड़ी खबरें। क्या है आज की 4 बड़ी खबरें, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के बेलगाम साजिश की। यूपी से उत्तराखंड तक जिहादी गैंग सक्रिय है। शातिर लोग बेटियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग की साजिश रची जाती है। दूसरी खबर में बात करेंगे राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की। वोटर अधिकार यात्रा आज बेतिया में है और बेतिया से गोपालगंज तक जाएगी। आज राहुल तेजस्वी की यात्रा में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया भी यात्रा में शिरकत करेंगे। तो तीसरी खबर में बात करेंगे सीएम योगी के जापान दौरे की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है और ऐसे वक्त में पीएम का जापान दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो पीएम भारत जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे। आज पीएम इशिवा के साथ वार्षिक सम्मेलन के दौरान सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। चौथी खबर में बात करेंगे देश भर में जारी कुदरत के कहर की। जम्मू कश्मीर से लेकर असम और छत्तीसगढ़ तक आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। आपको दिखाएंगे कि आज जम्मू में कैसे हालात हैं और पंजाब में बारिश ने कैसे तबाही मचाई है। तो 9 बजे की इन 4 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। और आइए सबसे पहले बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। देश में अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद की साजिश बेलगाम है। लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाएं हर रोज सामने आ रही हैं। कड़े कानून और पुलिस के एक्शन के बावजूद जिहादी गैंग सक्रिय है। छांगुर गैंग के बाद अब आगरा में धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ है, जिसके तार कई राज्यों तक फैले हुए हैं। यूपी पुलिस आरोपियों की जांच और फंडिंग का पता लगाने में जुटी है। एमपी में भी लव जिहाद और धर्मांतरण का जाल फैला हुआ है। अब यूपी के मुजफ्फरनगर से धर्मांतरण की साजिश का नया मामला सामने आया है। पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के साथ धोखाधड़ी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण के बाद ग्रामीणों का खतना भी यहां पर कराया गया था। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। तो 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और ऐसे में रुद्रपुर में लव जिहाद की जो ये खबर सामने आ रही है वो चिंता में डाल रही है कि आखिर क्यों इस तरह की जो गैंग है वो सक्रिय है और लगातार लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। तो मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन पर बड़ा एक्शन लिया गया है। शाहपुर पुलिस ने 5 आरोपियों को मौके से दबोचा। यामीन, गुलजार, इकराम, शहनवाज, मुर्शीद गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों ने ग्रामीणों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया, धोखाधड़ी कर ट्रैक्टर, कार और जमीन हड़प ली। शाहपुर पुलिस टीम ने गैंग का भंडा फोड़कर सबको पकड़ा। पीड़ित हिंदू ने पुलिस से हाथ जोड़कर कार्रवाई की प्रशंसा की है। शाहपुर पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो आरोपियों ने यहाँ पर ग्रामीण से उसकी जमीन भी वसूली, धोखाधड़ी कर ट्रैक्टर, कार और जमीन हड़पी गई है। तो लगातार जिस तरह से खबरें सामने आ रही है और ऐसे में उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो रुद्रपुर में लव जिहाद के आरोपी की पिटाई का मामला सामने आया। लोगों ने युवक की पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा है। कासिम नाम के आरोपी को लोगों ने जमकर पीटा। पहचान बदलकर हिंदू युवती को फंसाने का आरोप इस पर है। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। हिंदू संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। युवक के स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने युवती के बयान दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी ने भी कोतवाली पहुंचकर आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो रुद्रपुर का ये मामला है जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है और धर्म बदलकर हिंदू युवती से प्रेम का नाटक किया गया है। वो दूसरे नाम से जो है कासिम, लेकिन दूसरे नाम से उसको बरगलाकर फंसा रहा है, उसको रोज नित्य प्रतिदिन परेशान कर रहा है। तो सूचना प्राप्त होती ही रवि भाई का सो लड़की पहुंची, उसने रो रो के अपना हाल बताया। तो रवि भाई वगैरह ने उसको बकायदा पकड़ा। देखिए मैं दोबारा वही कहूंगा, हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते कि जो साक्ष्य के बिना होना। पीछा करते हुए केएमसी पहुंचा तो उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा। तो उसको पकड़ने के बाद उसको हम यहाँ पे कोतवाली लेके आ गए। कोतवाली में हमारे जो सीओ साहब है उन्होंने बाकायदा बैठकर कानूनी रूप से पूरी उसकी जानकारी ली, उसके साथ आधा घंटा उससे बातचीत करी है, उसे पूछा है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता प्रदीप यदुवंशी, जो कि हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ पंकज बालियान भी जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। तो पंकज, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे, मुजफ्फरनगर का जो मामला सामने आया है, इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। 5 मिनट पुलिस को आया था। पुलिस को 27 अगस्त को पीड़ित ने शिकायत की थी कि उसके साथ जो है धोखाधड़ी किया गया है, और साथ ही उसके साथ जो है धर्म परिवर्तन का भी मामला है, और इस बात को लेकर पुलिस ने तुरंत उस मामले का संज्ञान लिया और मुकदमा दर्ज किया। अगले दिन ही लोगों को इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक बाल अभिचारी भी है, और लगातार जो पुलिस है इस पूरे मामले में छानबीन कर रही कि इस और मामले में कौन कौन लिप्त हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में धर्म परिवर्तन का मामला दर्ज करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, और अभी भी उन लोगों से पूछताछ जारी है कि वो किस कारण से इसका धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन जो फिलहाल पीड़ित ने बताया अपनी शिकायत में, उसका कहना है कि 3 साल से इन्होंने जो है उसके साथ धोखाधड़ी करके उसका एक ट्रैक्टर, उसकी 23 बीघा जमीन इसके अपने नाम करा ली है, और पुलिस पूरे मामले की अभी तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस तरीके का पूरा मामला, लेकिन धर्म परिवर्तन को लेकर पुलिस विशेष रूप से जांच कर रही है। जी बिल्कुल, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रदीप यदुवंशी भी हमारे साथ जुड़े हैं हरिद्वार से। प्रदीप, अगर हम हरिद्वार के इस मामले की बात करते हैं, उत्तराखंड के मामले की बात करते हैं, जो कि रुद्रपुर में देखा गया है, तो लव जिहाद का ये पूरा मामला है। आखिर क्या कुछ शिकायत दर्ज कराई थी इस युवक के खिलाफ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, योजनाबद्ध तरीके से ये जो मामला हुआ है, ये तो एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया, लेकिन हिंदू संगठनों और लोगों की जो जागरूकता थी, इसमें ये मामला खुल गया। इसमें महिला के साथ जो है उसका धर्मांतरण किया गया, उसके साथ गलत जो अनैतिक काम होते हैं वो किए गए। वहीं आपको बता दूं, अगर देहरादून की बात करें, देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली, ये जो क्षेत्र है, इधर लगातार लव जिहाद के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। लगातार इस पर पुलिस जो है अपनी तरफ से कार्रवाई भी कर रही है, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर इस पर सख्त कार्रवाई के जो निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। लगातार ऐसे मामलों को तुरंत मॉनिटरिंग की जा रही है, इन पर तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। जी बिल्कुल प्रदीप, और लगातार हम देख रहे हैं इस तरह के मामले अगर बढ़ रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है? जी, मैं अगर इसकी बात करें रोकने के लिए, तो लगातार धामी सरकार जो है अभी हाल ही में जो बजट वो भी विधेयक भी पास किया गया है। धर्मांतरण के जो मामले, इन पे कठोर सजा का प्रावधान भी किया गया है। जो लोग जबरन धर्मांतरण करेंगे, अगर उसमें विकलांग लोगों के साथ किया जाएगा तो आजीवन कारावास का प्रावधान भी है। और ये योजनाबद्ध तरीके से काम होता है, इसीलिए अब धामी सरकार भी योजनाबद्ध तरीके से SIT का गठन कर रही है, जो विशेषकर इन्हीं मामलों पर विशेष ध्यान रखेगी, इनकी मॉनिटरिंग करेगी, ऑब्जर्वेशन करेगी। जी बिल्कुल, और लगातार जिस तरह से धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में पंकज, ये भी समझना होगा कि लोगों को भी जागरूक होना होगा। अगर उनके साथ कोई ऐसी वारदात हो रही है तो उन्हें थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर खुद की जागरूकता भी जरूरी है। जी बिल्कुल, धर्मांतरण के मामले हुए हैं, लेकिन उस पर पुलिस हमेशा यहाँ सख्त रही है, और यहाँ पर पहले भी कार्रवाई हुई धर्मांतरण वालों के खिलाफ, बहुत NSA में भी यहाँ पर कार्रवाई हुई है। चाहे किसी तरीके का धर्म परिवर्तन करने के बाद पुलिस के पास अगर शिकायत आती है तो पुलिस उस पर जबरदस्त एक्शन यहाँ पर लेती है मुजफ्फरनगर में, और यहाँ पर कई मामले हुए भी हैं धर्मांतरण के, और उन पर पुलिस का जो है एक्शन वो काफी सख्त रहा। बिल्कुल, यानी ये माना जाए कि पुलिस तो सख्ती से एक्शन कर रही है, लेकिन उसके बाद भी डर किसी तरह का यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, और ये मामले बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं ये तो बात सामने जरूर आई है कि धर्मांतरण के मामलों में अभी भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जागरूक नहीं है, और इस तरीके धर्मांतरण वाले जो मामले हैं वो सामने आते हैं। लेकिन इसमें जो है पब्लिक को भी अपनी तरफ से जागरूक होना पड़ेगा, और इन मामलों को छुपाने की जगह से उसकी शिकायत तुरंत पुलिस में दर्ज कराएं, ताकि ये मामले ना हो सके। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं देश भर में काफी मामले आ रहे हैं प्रदीप, और ऐसे में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं रुद्रपुर की और मुजफ्फरनगर की, तो हमने इन मामलों का जिक्र किया है। हालांकि लव जिहाद को लेकर जो ठोस कदम है वो उठाने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं जो बच्चियां हैं उनको भी शिक्षित करना होगा, क्योंकि हम देखते हैं जो नाबालिग लड़कियां होती हैं, युवतियां होती हैं, वो ऐसे प्रेम जाल में फंस जाती हैं, तो उन्हें भी थोड़ा अलर्ट होना होगा। जी बिल्कुल,
इसके लिए लगातार जो जागरूक तो है वो समाज को कहीं ना कहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये योजनाबद्ध तरीके से किए गए अपराध हैं। इसको पुलिस भी आइडेंटिफाई कर रही है और लगातार प्रशासन स्तर से भी देखा जाए तो लगातार इनकी रोकथाम करने के लिए लगातार काम जो है धामी सरकार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को जागरूक होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे और कितने मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो सख्ती होनी चाहिए कार्रवाइयों में वो नहीं देखती है, या फिर यूं कहे कि कोई कानून नहीं है इसके प्रति, इसलिए लगातार जो है ढीला ढाला रवैया रहता है प्रशासन का भी, और सख्ती और कड़ी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो पाती है, जिसके चलते जो मामले हैं लगातार बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। प्रदीप जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हाल ही में जो धामी सरकार के द्वारा जो पिछले समय में जो एक्शन लिए गए हैं, जो विधेयक पारित किए गए हैं, इनको लेकर कहीं ना कहीं लोगों ने ये जताई है कि कहीं ना कहीं अब इन मामलों में कहीं ना कहीं कमी आएगी। वहीं लोगों की जो है ये बढ़ते जो मामले जो बढ़ के सामने आ रहे हैं, जैसे अभी ये मामला सामने आया, इसको लेकर लोगों की चिंता भी बढ़ी है। वहीं अगर हिंदू संगठनों की बात करें तो लगातार वो इस तरीके के मामले जो है शिकायत मिलने पर, लेकिन बात यह है कि शिकायत जो है वो लोग समाज की डर से या फिर उससे शिकायतों को सार्वजनिक नहीं करते, जिसके कारण से ये जो घटनाएं हैं ये बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल। और पंकज यहाँ पर ये बताइए, क्योंकि जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं, आखिर क्या इन लोगों का कोई गैंग सक्रिय है या कोई इनका सरगना है जो इन्हें ऐसा करने के बाद कुछ रकम कुछ पैसे भी देता है? क्या माना जाए, क्योंकि ये जो जाल फैला हुआ है धर्मांतरण को लेकर, कहीं ना कहीं तो इसकी शुरुआत हो रही है और कोई ना कोई तो इसे मॉनिटर कर रहा होगा। बिल्कुल आपकी बात सही, आपने कहा है कि ये तो मामले हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी द्वारा संचालित किए जाते हैं और उनके पीछे किसी न किसी करोड़ का जो है। लेकिन पिछले उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से अगर हम देखें तो इन मामलों पर काफी जो है तंज कसे गए हैं पुलिस द्वारा। बिल्कुल। और काफी इस वक्त कहीं ना कहीं ये जो मामले हैं नजर में आ रहे हैं, पहले लगातार ये हो भी रहा था लेकिन पता नहीं चल रहा था, लेकिन काफी सालों से इस तरह के जो गैंग है वो सक्रिय है और इन्हें ढूंढने का काम भी किया जा रहा है। धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 13वां दिन है, तो आज बेतिया से रहेगी राहुल तेजस्वी की यात्रा और नौतन से गोपालगंज जाएगी वोटर अधिकार यात्रा। आज राहुल के साथ होंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया भी शिरकत करेंगे। तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 13वां दिन है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज बेतिया में हैं। कल दोनों नेताओं का काफिला मोतिहारी पहुंचा था। बेतिया में राहुल तेजस्वी की यात्रा जनता सिनेमा, पुराना बस स्टैंड चौक, सागर पोखरा चौक, कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय और इमली चौक से गुजरेगी और इसके बाद यात्रा नौतन प्रखंड होते हुए गोपालगंज जिले में प्रवेश करेगी। तो राहुल गांधी की वोटर यात्रा का 13वां दिन है और आज अखिलेश यादव भी इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया भी मौजूद रहेंगे और इस वक्त मेरे साथ संवाददाता आयुषी मिश्रा जुड़ गई हैं। आयुषी, क्या जानकारी इस यात्रा को लेकर, कौन कौन शामिल हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज 13वां दिन है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का और ऐसे में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वो 2 चेहरे हैं जो इस पूरी यात्रा की कमान संभाले हुए हैं। लेकिन ऐसे में दूसरे राज्यों के भी कई बड़े राजनीतिक चेहरे जो हैं वो अब तक इसमें शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के आज बिहार में इस यात्रा में जुड़ने की भी जो बातें हैं वो सामने आ रही है। हालांकि अखिलेश कल ही बिहार आने वाले थे इस यात्रा के लिए, लेकिन कल वो बिहार नहीं आए और आज का दिन जो है वो तय किया गया है। अब अखिलेश अब तक बिहार नहीं पहुंचे, लेकिन वो जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही हम अपने दर्शकों को इसको लेकर अपडेट कर देंगे। अगर बात कर ले यात्रा की तो बिल्कुल 13वां दिन है और पिछले लगभग 12 दिनों से जो है राहुल गांधी जिस भी जिले में जा रहे हैं वहां पर चुनावी रंग जो है वो बिखेर कर आ रहे हैं, चुनावी माहौल बन जा रहा है। और ऐसे में आज वो पहुंचे हैं, आज वो बेतिया में है और फिर वहां से वो गोपालगंज जाएंगे। यानी कि देखिए जिन जिन जिलों से वो गुजर रहे हैं वहां पे जिस तरीके से राहुल गांधी को देखने के लिए जो समर्थक हैं, जो वोटर्स हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा में ऐसी कौन सी खास बात है जो पिछले 12 दिनों से राहुल गांधी हर अखबार और टीवी की सुर्खियां बने हुए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि एक और इसमें चिंता ये है कि बिहार में कल ही इंटेलिजेंस की तरफ से 3 आतंकियों के होने की शंका जताई गई है कि 3 आतंकी जो हैं वो बिहार में हैं और राहुल गांधी जिस रूट पर इस वक्त मौजूद हैं आपको बता दें उन्हीं रास्तों से वो 3 आतंकी जो है यानी कि मोतिहारी से लगभग 60
मीटर दूर जो रक्सौल पड़ता है, रक्सौल बॉर्डर होकर ही उन 3 आतंकियों के आने की आशंका जताई जा रही है। इंटेल की टीम जो है लगातार इसको लेकर और तथ्य इकट्ठा करने में लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल की यात्रा में एक, क्योंकि पूरा बिहार जो है वो अलर्ट पे है और इस अलर्ट के बीच में इस यात्रा और यात्रा के बीच इतनी भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यात्रा जो है वो धीरे धीरे पटना की ओर बढ़ते जा रहा है और 1 तारीख को राजधानी पटना में पहली जनसभा होनी थी पटना के गांधी मैदान में, लेकिन अब रोड मैप चेंज हो गया है और जनसभा नहीं, यहाँ भी पटना जिले में भी जो है राहुल और तेजस्वी की यात्रा निकलेगी। जी बिल्कुल आयुषी, और जिस तरह से ये वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं बिहार में इस वक्त मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, बल्कि बात हो रही है वोट्स को लेकर, यानी कि यहाँ पर एसआईआर को लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है। तो इसका कितना प्रभाव बिहार वासियों पर पड़ने जा रहा है, कुछ अंदाजा लग पा रहा है? देखिए, जब ये यात्रा शुरू हुई थी उस वक्त शुरुआत में एसआईआर एक मुद्दा जरूर था और एसआईआर के आधार पे ही वोटर अधिकार यात्रा जो है इस पूरे यात्रा का नाम रखा गया। लेकिन आज के समय में इस यात्रा के दौरान कई और नए मुद्दे बने हैं और ऐसे में ताजा मुद्दा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बना है कि किस तरह से दरभंगा के मंच से राहुल और तेजस्वी के सामने जो है उनके समर्थक मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गवासी मां का जो है अपमान करते नजर आए और ऐसे में बीजेपी ने इसको खूब भुनाने की कोशिश की। आपको बता दें, कल देर दोपहर से या शाम से ही जो है लगातार, चाहे वो राज्य स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो या किसी भी राज्य में हो, हर राज्य से बिहार में कहीं कहीं वो जो अभद्र टिप्पणी है उसका जिक्र किया जा रहा है और इस यात्रा की काफी निंदा की जा रही है कि राहुल गांधी की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी के पद की गरिमा और उनकी मां का ख्याल नहीं रखा गया और इस तरह की अभद्र टिप्पणी निचली स्तर की राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। तो मुद्दा भले एसआईआर हो, लेकिन आज के समय में क्योंकि चुनावी साल है, क्योंकि आयुष देखा जाता है तमाम तरह की बयानबाजी होती है और अगर उसमें कहीं ना कहीं मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो वो चर्चा का विषय होती है और उसको लेकर फिर सवाल उठने लगते हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। 2 दिवसीय जापान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। टोक्यो एयरपोर्ट पर लैंड हुआ पीएम का विमान। टोक्यो एयरपोर्ट पर मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। जापान के पीएम शिगेरू इशिबा से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। शिगेरू इशिबा से पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। तो जापान के बाद चीन का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम 31 अगस्त को चीन के लिए रवाना होंगे। चीन में एससीओ समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी चीन में द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। तो पीएम मोदी का मिशन जापान और ऐसे में यहाँ पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। मोदी मोदी के नारे लगाए गए और देखिए किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर किए गए थे पीएम मोदी के स्वागत में और भारत की झलक यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं टोक्यो की, जहाँ पर पीएम मोदी जापान के दौरे पर यहाँ पहुंचे और ऐसे में भव्य स्वागत उनका होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जमकर अभिवादन किया है, उनसे बातचीत की है और पीएम मोदी भी उनसे खुशी खुशी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। Every time when Modi ji comes visits Japan, it feels very personal, like personal connection, and we feel totally energized. We were waiting for him for 2 hours, but he came for a few minutes. He met everyone of us. It was very rejuvenating and energizing for us. मैं यहाँ पे करीब 10 साल से रह रहा हूँ और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहले मोदी जी ने मुझे कभी डिग्री दी थी और आज उन्होंने सामने देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है और भारत जिस हिसाब से बढ़ रहा है और इससे जो भी देश जुड़ रहा है वो भी तरक्की करेगा, नॉट ओनली द भारत, और आगे भी काफ़ी बढ़ता जाएगा और ये कभी झुकता नहीं है, पहले जवाब देना भी जानता है और सपोर्ट करना भी जानता है। फाइनली मोदी जी से मुलाकात हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने सर पे हाथ रख दिया तो पूरा आशीर्वाद मोदी जी का मिल गया है। हाँ, हमने हिंदी भाषा में स्वागत किया है पर फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या गाना गा सकते हैं, तो मैंने कहा था कि हाँ जी। फिर गुजराती या राजस्थान कुछ भी गा सकते हो, तो मैंने एक भजन गाया, वारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे
वारी जावो रे बलिहारी जावो रे मारे सतगुरु आंगने आया रे मैं वारी जावो रे. I said in Malayalam, in Kerala language, just welcome to Japan, that's all. So he asked me like how many years we have been practiced. आगे बढ़ते बात करते जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल की, जहां पर बारिश ने जमकर कहर बरपाया। जम्मू और कश्मीर में कटरा के पास वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई। माता वैष्णो देवी यात्रा को अगले 2-3 दिनों के लिए रोक दिया गया है। पिछले 3 दिन में भारी बारिश के कारण जम्मू में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बाढ़ और भूस्खलन हुए हैं। जम्मू में कटरा से लेकर डोडा तक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। कई पुल टूट गए हैं और बिजली की लाइनें और मोबाइल टावर भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो लगातार भारी बारिश के कारण जिले में बाढ़ और जल जमाव के चलते अब तक 3500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। तो जम्मू कश्मीर में तवी और चेनाब नदी तांडव मचा रही है। नदियों के उफान ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों की जान आफत में पड़ गई है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से कुदरत का कहर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भयंकर तबाही देखी जा सकती है। कुल्लू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बारिश से सड़क टूट गई, जिसके चलते लोगों के लिए आवागमन बाधित हो गया। कुल्लू की ही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर मंदिर तक ब्यास नदी पहुंच चुकी है। तो देखिए किस तरह से उफनती हुई ब्यास नदी मंदिर तक पहुंच गई है। मनाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क दरकती हुई दिखाई दे रही है और एक वाहन पानी में समा गया है। वहीं अगली तस्वीर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहां पर किस तरह से सेल्फी पॉइंट तबाह हो चुका है, ये इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। अगली तस्वीर जम्मू की आप देख रहे हैं, जहां पर पुल तबाह हो चुका है और ऐसे में बारिश से पुल के टूटने के बाद लोगों के लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा की अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बादल फटने से तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, तो ये तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही है वो बता रही है किस तरह से बादल फाड़ तबाही देखी जा रही है और यहाँ पर एक बड़ा नुकसान लोगों के लिए है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर बाढ़, बारिश और बादल फाड़ तबाही ने कहर बरपाया है, वो तस्वीरें तो लगातार इंडिया डेली के माध्यम से हमारे दर्शक जो हैं वो देख रहे हैं। लेकिन आपको याद ही है कि किस तरीके से जब बाढ़ तवी में आई या फिर चेनाब दरिया में आए या फिर उधमपुर के कई नालों में बाढ़ आई, उसके बाद पुल जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और अब इन जो पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं वहाँ से कनेक्टिविटी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अब उस कनेक्टिविटी को सुचारू करने के लिए भारतीय सेना ने इसका बीड़ा संभाला है। और आइए देखिए तस्वीरों में, आप देखिए किस तरीके से भारतीय सेना के जो जवान हैं वो यहाँ पर बेले ब्रिज को जो है वो तैयार कर रहे हैं, ताकि जो तवी नदी का जो 4th ब्रिज टूटा है उस ब्रिज के साथ कनेक्टिविटी जो है वो दोबारा स्थापित की जा सके, यानी कि लोगों का आवागमन जो है वो यातायात का आवागमन जो है वो शुरू किया जा सके। सुबह 6:30 बजे से ये काम जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है और भारतीय सेना जब कोई बीड़ा अपने हाथों में ले लेती है तो उसे रिकॉर्ड स्तर में कंप्लीट करती है। हमने देखा था कि किश्तवाड़ के चशोती में जब बादल फटा था तो उसके बाद भी किस तरीके से तबाही का मंजर वहां देखने को मिला था। पुल जो है वो ताश के पत्तों की तरह बह गया था। महज 7 घंटों के अंदर जो है वो लोगों को तैयार कर लिया, आर्मी की तरफ से पुल को जो है वो तैयार कर लिया गया था और वहां आवागमन शुरू कर दिया गया था छोटे वाहनों का। और यहां पर भी अब कहीं ना कहीं राहत देने के लिए भारतीय सेना के जवान जो हैं वो लगातार यहां पर मशक्कत कर रहे हैं। और ना केवल जम्मू का ये इलाका है बल्कि ऐसे कई सारे ब्रिज हैं, चाहे वो डोडा का इलाका हो, चाहे वो किश्तवाड़ का इलाका हो, उधमपुर, कठुआ का जो इलाके में इस तरीके से बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिला है और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहां पर भी उनको रिपेयर करना या फिर वहां पर कनेक्टिविटी को स्थापित करने के लिए लगातार कोशिशें जो हैं वो भारतीय सेना की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। कल हमने देखा था कि किस तरीके से पीरखो का जो इलाका है, जो निचला इलाका तवी के साथ लगता है, वहां पर किस तरीके का तबाही का मंजर देखने को मिला। पहले भारतीय सेना ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, यानी कि 2 लोग पानी के बहाव में फंसे हुए थे, उनको हेलीकॉप्टर से ये नाव के जरिए निकालने का एक काम जो है वो भारतीय सेना की तरफ से शुरू किया गया था। अब उसको खत्म करने के बाद रिहेबिलिटेशन का काम शुरू कर दिया गया और
और ये केवल खाली जम्मू में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, उत्तराखंड में भी देखिए, और पंजाब का गुरदासपुर का जो इलाका इस समय बाढ़ से ग्रसित है, वहां पर भी लगातार भारतीय सेना के जवान लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। हमने देखा कि ऑल टेरेन व्हीकल का इस्तेमाल जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पंजाब के अंदर किया जा रहा है। तो लगातार एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही कि किस तरीके से भारतीय सेना ने पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात का जो इलाका पड़ता है वहां पर पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाया, और उसके बाद अब जब अपने लोगों पर मुसीबत आती है तो किस तरीके से देवदूत बनकर भारतीय सेना के जवान जो हैं वो मैदान में उतरते हैं, और हर मोर्चे पर भारतीय सेना के जवान जो हैं वो काम करने के लिए कृतज्ञ रहते हैं और हमेशा से ये कहते हैं कि वचनबद्ध रहते हैं, और उसी वचन को निभाते हुए जो कसम भारतीय सेना के जवानों ने भर्ती के समय ली होती है वो कसम को पूरा करते हुए यहाँ पर भारतीय सेना के जवान जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो है वो मशक्कत की जा रही है, और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा पुल जो है वो महज रिकॉर्ड स्तर पर बनाकर तैयार किया जा रहा है। थोड़ा बहुत काम जो है वो बाकी बचा है, और ये काम जैसे ही खत्म होगा यहाँ पर शाम 4 बजे के बाद जो है वो यातायात सुचारू कर दिया जाएगा इस पुल पर। तो इस तरीके की तमाम तस्वीरें जो है वो जम्मू से देखने को मिल रही है। एक तरफ बाढ़ की त्रासदी है, बाढ़ की इंडियन आर्मी लगातार अपना सहयोग दे रही है, जिस तरह से तबाही मची है और ऐसे में कनेक्टिविटी एक तरह से पूरी तरह से रुक गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आर्मी अब आगे आई है और इस तरह के जो पुल हैं उनका निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पर यह भी समझना चाहेंगे आखिर मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्या आने वाले दिनों में कोई राहत मिल रही है बारिश से? देखिए गीतू, पिछले 2 दिनों से जम्मू में बारिश नहीं हुई है। जम्मू या फिर जम्मू के आसपास का जो पूरा इलाका है वहाँ बारिश नहीं हुई है। एक फौरी राहत जरूर मिली है, लेकिन कंप्लीट राहत नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने फिर आने वाले 5 दिन 29 तारीख से लेकर 2 तारीख तक जो ये 5 दिन होंगे उसमें मानसून के एक्टिवेट होने की बात कही है, और इस दौरान करीबन 200 से 300 mm बारिश जो है इन 5 दिनों में दर्ज की जा सकती है। खासतौर पर जम्मू का जो इलाका है, जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांबा का जो इलाका है ये ज्यादा प्रभावित रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि खतरा पूरी तरीके से टल गया है तो वो गलत होगा। खतरा अभी बरकरार है, कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड के आने के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। इसीलिए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, लोगों को सजग रहने के लिए कहा गया है, और कहा गया है कि किसी भी नदी, नाले या फिर कोई भी रिवराइन एरिया हो वहां पर किसी भी तरीके से आप ना जाएं, वरना आपके लिए वहां पर संकट हो सकता है, आपके जीवन पर भी संकट जो है वो छा सकता है। तो 5 दिन आने वाले और हैं, 29 तारीख यानी रमन, अभी लोगों को सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, और इसको लेकर मौसम विभाग साफ तौर पर यह कह रहा है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।